तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर सिलेबस को लेकर एनालिसिस कर दीजिए, यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है पेपर वाइज उसका एनालिसिस आप लोग चाहते हैं। देखिए कि टीचर्स ने भी किया था जब एनसीईआरटी की वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो बाकी टीचर्स ने उसका एनालिसिस किया था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बार और डिटेल में और बहुत गहराई से हम लोग इसका एनालिसिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिलेबस आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, उसको खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए। और दूसरी चीजें ये हैं कि आज हम लोग एक बहुत गंभीर विश्लेषण करने वाले हैं। मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा ही कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस जो रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि यूपीएससी के मेंस की तैयारी के दौरान हमें कहाँ ज्यादा फोकस करना है ना। कौन से मुद्दे जो हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मेरी एक बात सुनिएगा, स्टडी सब लोग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है कि आप सिलेबस को टू द पॉइंट और हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलना है ना। किस टॉपिक की या किस सब्जेक्ट की रेलिवेंस यूपीएससी मेंस में ज्यादा है, ये ज्यादा जरूरी बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग कोशिश करेंगे उन चीजों पर ध्यान से फोकस भी करें और जानने की ये बहुत गहराई से प्रयास करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी मेंस का सिलेबस बटा हुआ है, किस तरह से उसको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को माइनर सा डिफरेंस एक चीज को लेकर बता देता हूं। देखिए प्री कम मेंस की तैयारी सब लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वैसे करें। देखिए मेंस और प्री को अलग करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पर सही अप्रोच आपकी नहीं रहेगी, आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और आपका कहीं ना कहीं पर कुछ एरियाज पर आप बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देंगे, है ना। ध्यान से समझिए कुछ टॉपिक। देखिए यूपीएससी मेंस का जो पेपर वन है उसमें आप देखेंगे इतिहास है ना, कल्चर है, संस्कृति है, भारतीय समाज है और उसके अलावा भूगोल है और विश्व इतिहास है। चीजें मोटे मोटे आप देखेंगे तो 5 से 6 सब्जेक्ट हैं। अब इसको देखिए कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें कल्चर भी पूछा जा रहा है, कल्चर इसमें भी है ना। एरियाज कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर अदरवाइज देखेंगे ना तो इंपॉर्टेंस उतनी ही है। कल्चर आपको वहां पे भी दिखेगा, कल्चर इसमें भी दिख रहा है ना। मेंस के पेपर फर्स्ट में जीएस का जो पेपर फर्स्ट है ना, जनरल स्टडीज का। दूसरा आप देखेंगे कि इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं पर प्राचीन और भारत का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो प्री में आपको ज्यादा फोकस करना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कल्चर वाले सेक्शन को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास पर ज्यादा फोकस है किसमें, यूपीएससी के मेंस पेपर फर्स्ट में, है ना। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता लगा। तीसरी चीज आप देखेंगे कि आप एक चीज आपके दिमाग में यहां पर क्वेश्चन उठना चाहिए कि यूपीएससी का जो मेंस पेपर है उसके अंदर जीएस वन में मॉडर्न हिस्ट्री है और प्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता है। मान लीजिए अगर एवरेज लें कि 20 प्रश्न हिस्ट्री में से टोटल पूछे जा रहे हैं, 5 से 5 प्रश्न, जो 5 प्रश्न प्राचीन भारत से और 5 प्रश्न मध्यकालीन भारत से, तो बाकी जो 10 प्रश्न है वो आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी मेंस में कंप्लीटली तौर पर आधुनिक भारत का विषय रखा गया है। अब आप देखिए ना, रेलिवेंस वहां पर इसको मिला के दोनों पेपर में किसकी रेलिवेंस ज्यादा बन जाएगी, आधुनिक भारत की, और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये मैं चीजें आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि देखिए किसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देना बट उसका आउटपुट हमें उतना ना मिले, उसका बेनिफिट हमें परीक्षा में उतना ज्यादा ना मिले, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यही चीज है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाती है, यही चीज आपकी तैयारी को स्टडी से स्मार्ट स्टडी में तब्दील कर देती है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब ये चीजें जब हम देखते हैं, आप देखिए विश्व इतिहास जो है वो जीएस मेंस के पेपर फर्स्ट में है लेकिन प्री में वो पैटर्न नहीं है ना। भारतीय समाज जो है, अगर आप देखेंगे कि अगर करंट अफेयर का सेगमेंट देखेंगे भारतीय समाज में तो वो थोड़ा सा सेगमेंट आपको प्रीलिम्स में दिखेगा। अदरवाइज भारतीय समाज में फोकस कहां किया जाता है, मेंस में। तो प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत करंट अफेयर पे फोकस करना है। उसमें इस तरह से क्षेत्रवाद को लेकर डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा यूपीएससी प्री में। यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे सरोगेसी को लेकर एक्ट आया हुआ है या क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं किसी चीज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर कोई अधिनियम आया, कोई संशोधन अधिनियम आया है, उन चीजों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मातृत्व अवकाश को लेकर प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने लगभग 2017 में, है ना। तो इस तरह की चीजों को हमें देखना है कि जो अधिनियम है या कोई संशोधन विधेयक लाया गया है
उसको देखना है हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय समाज में। अदरवाइज बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मेंस में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और मेंस में भारतीय समाज बहुत ज्यादा रेलिवेंस बन जाता है, क्योंकि लगभग 4 से 5 सवाल हर बार मेंस में पूछे जाते हैं। और आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे कि वही 5 सवाल जो सिलेबस में दे रखे हैं, जो सिलेबस में क्षेत्रवाद क्या सिलेबस में नहीं दे रखा, धर्मनिरपेक्षता क्या सिलेबस में नहीं दे रखा है, क्या शहरीकरण सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये वो टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं यूपीएससी मेंस में, और वो सिलेबस में दे रखे हैं। और हम ढूंढते रहते हैं भारतीय समाज के लिए कि अथाह नोट्स पढ़ लें, अथाह मटेरियल पढ़ लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको टॉपिक्स वाइज प्रिपेयर करना चाहिए। हर बच्चे को, जितने मीटअप्स भी हो चुके हैं, मैंने सब बच्चों को ये सलाह दी है कि आप यूपीएससी के पिछले 3-4 साल की इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। जब आप वो प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस तो करना ही करना है, लेकिन सिलेबस के अंदर हमें टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है ना, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेस ये वाली चीजें हैं, इस तरह का माइन्यूट एनालिसिस अगर आप प्री और मेंस में करके चलेंगे ना कहीं पर आप टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझ ली। एक चीज और, जैसे सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है, ज्योग्राफी है ना। अब ज्योग्राफी यूपीएससी का प्री जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे भौतिक भूगोल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो आपसे पूछ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर कोई चीज पूछी जा रही है वहां पर भी, तो आप देखेंगे कि वहां पर वो जलवायु के चीजों को टच कर दे रहा है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। उसके अलावा आप देखेंगे वायुमंडल की चीजों को टच कर दे रहा है, या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को लेकर कोई चीजें बन रही हैं उसको लेकर वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी के ग्रहों को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये चीजें कहां पर रेलिवेंट बन जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेंस में आप देखेंगे ना, तो भौतिक भूगोल का पोर्शन जो है कम हो जाएगा, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, उद्योग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, इन पर सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। भारतीय उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर, आप देखेंगे कि मेंस में यूपीएससी इन 3-4 टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा है। तो आपकी तैयारी का आयाम आप लोगों ने देखा, हमें फोकस करना है। हम कई बार सोचते हैं कि प्री कम मेंस की तैयारी का मतलब ये है कि जो प्री में पढ़ना है वही मेंस में पढ़ना है, ये नहीं है। मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर एनालिसिस कर लेना है कि प्री में और मेंस में सिलेबस तो सेम दे रखा है कि आपको ये चीजें करनी है, बट उसके अंदर यूपीएससी का फोकस एरिया कौन सा है, यूपीएससी कहां पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, इस चीज को लेकर हमें काम करना है। ठीक है, तो शुरुआत के तौर पर इस तरह की चीजों को आप ध्यान में रखकर अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक के फॉर्म में देखिए चीजें, अगर आप देखेंगे इसको तो ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला यूपीएससी में जो सिलेबस शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, आर्ट एंड कल्चर से, है ना। आर्ट एंड कल्चर से ही शुरुआत होती है ना। आप देखो ध्यान से समझिए, आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस देखो, जल्दी से देखो इस चीज को कि देखिए प्रीलिम्स में इसको लेकर 3 सवाल से ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा रेयर है, 2 ही सवाल आते हैं, लेकिन 3 भी चले जाते हैं कई बार। 3 सवाल इसमें मिलाकर पूछे जाते हैं, और टोटल अगर आप देखेंगे ना हिस्ट्री में 22 से 23 की रेंज जाती है, जिसमें कल्चर अगर आप इन्वॉल्व कर लो, है ना। अब 3 सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं, और आपको पता नहीं है यूपीएससी कल्चर के कौन से पोर्शन को उठा ले। लेकिन मेंस में भी आप देखेंगे ना तो लगभग 2 क्वेश्चन शुरुआत के स्तर पर, ये शुरुआत हो जाती है कहां से, कल्चर से। अब इन दोनों का रेलिवेंस अगर आप देख लें कि इसके अंदर होना क्या है, जैसे कला के रूप देखेंगे आप इसमें, है ना। तो कला के रूप क्या है इसमें, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि यूपीएससी का सिलेबस में स्थापत्य, ठीक है, वास्तुकला, स्थापत्य, और आप देखेंगे इसी के अंदर स्थापत्य के अंदर आपको मंदिर स्थापत्य मिलेगा। ठीक है, मंदिर स्थापत्य पूछेगा। देखिए और कौन सा कला का रूप है, जैसे मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला है। उसके अलावा संगीत भी एक आर्ट है, एक कला है, संगीत कला, जिससे हम लोग देखते हैं ना। प्लस आप इसी के साथ लिख लेंगे नृत्य, और चौथा टॉपिक हमारा कला में बनता है साहित्य। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए यूपीएससी स्थापत्य पे बहुत फोकस करता है, आप कभी भी उठा के देखेंगे ना यूपीएससी मेंस का पेपर अगर आप देखेंगे, स्थापत्य आपको हर जगह मिलेगा। नागर शैली जो है और द्रविड़ शैली जो है वो स्थापत्य के अंदर ही क्या है, मंदिर स्थापत्य है। प्रश्न पूछे गए हैं ना बार बार नागर स्थापत्य को लेकर या फिर द्रविड़ स्थापत्य को लेकर, मंदिर शैली को लेकर सवाल पूछे गए। गंधार शैली मूर्ति कला की है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मथुरा शैली और गंधार शैली को लेकर यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है ना कि गंधार शैली जो है वो सिर्फ यूनानियों की ऋणी नहीं है, भारतीयों की भी ऋणी है, ये सवाल कई बार पूछा गया है।
यूपीएससी इन्हीं एरियाज पर फोकस क्यों करती है? क्योंकि ये एरिया क्लियर तौर पर सिलेबस में दे रखे हैं। अब आप देखिए, संगीत कला और नृत्य में देखेंगे ना, तो नृत्य में आपको प्री में क्या मिल जाएगा कि लोक नृत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यूपीएससी पूछ लेता है कि ये जो नृत्य है या जो ये मार्शल आर्ट वगैरह है, किसी एक स्टेट से रिलेटेड है, कोई मिजोरम से है या नॉर्थ ईस्ट पर ज्यादा फोकस करता है। बट अगर मेंस में आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल डांसेस जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्री में दोनों ही जगह पर है, प्री और मेंस में, वो है लिटरेचर, साहित्य। हर बार यूपीएससी ने मेंस में साहित्य को लेकर सवाल पूछा है, चाहे वो फारसी साहित्य हो, अरबी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, या फिर उसके अलावा आप देखेंगे बाकी किसी तरह के साहित्य को उठाकर सूफी साहित्य को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछे। अब मुझे एक बात बताइए कि इन चार टॉपिक्स के अलावा क्या यूपीएससी ने अभी तक सवाल पूछा है क्या? नहीं पूछा है, इसके बाहर नहीं गया ही नहीं है वो। तो कल्चर के अंदर आप फोकस करेंगे किन एरियाज पर कि स्थापत्य जो है वो प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पर 64 योगिनी मंदिर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो किससे जुड़ा हुआ था? मंदिर स्थापत्य से लेकर, ये प्री का सवाल है। आप देखेंगे कल्चर में एक चीज और निकल कर आती है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो प्री में निकल कर आता है, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है ना, धर्म जो है वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इनमें फोकस किस पे रहता है? बौद्ध और जैन धर्म पर। अब आप देखिए इस चीज को लेकर कि ये वो एरियाज हैं जो यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं। हर साल यूपीएससी में 2 सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से एक एक सवाल पूछा जाता है ना। तो रादर देन कि आप कल्चर के हर सेगमेंट पर इक्वल फोकस करें, आपको फोकस करना चाहिए इन एरियाज पर, है ना। इन एरियाज पर आपको फोकस करना चाहिए। आप साहित्य का वो सारा सेगमेंट देखेंगे, कालिदास की कौन सी रचनाएं प्री में पूछा जाता है, या आप देखेंगे संगम साहित्य को लेकर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा है। तो साहित्य का सेगमेंट जहां प्री में इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहीं मेंस में इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्थापत्य के अंदर मंदिर स्थापत्य जहां प्री में इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहां मेंस में और ज्यादा रेलिवेंस बढ़ जाती है उसकी। उसके अलावा मूर्ति कला का सेगमेंट आपको और मिलेगा। एक चीज और यहां पर ऐड करके देखिए, आप चित्रकला आपको मिलेगी, ठीक है ना। चित्रकला को लेकर प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में सवाल बनते हैं, है ना। प्रीलिम्स और मेंस में लेकर दोनों सवाल बनते हैं। और साथ में मंदिर स्थापत्य के साथ साथ ही आप थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर और मुगल काल के दौरान थोड़ा सा इस्लामिक स्थापत्य को भी देखेंगे, किस तरह से हिंदू स्थापत्य से इस्लामिक स्थापत्य आया और कौन कौन सी चीजें ऐसी थी हिंदू स्थापत्य में, मंदिरों में या कहीं ना कहीं पर उससे पहले जो चीजें बन चुकी थी, उस स्थापत्य से कौन सी चीजें मुस्लिम जो स्थापत्यकारों ने उधार ली, कौन कौन से ऐसे प्रतीक थे जिनका इस्तेमाल इस्लामिक स्थापत्य में किया गया। अब मुझे एक चीज बताइए, इन टॉपिक्स के अलावा यूपीएससी कहीं बाहर नहीं गया कल्चर में। कल्चर का मतलब बहुत सारे, उस दिन भी एक बच्चे आए थे कि सर समझ में नहीं आता कि इसके अंदर हमें फोकस कहाँ करना है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप कल्चर की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप कहीं ना कहीं पर नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं और कल्चर की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक रफ पढ़ लीजिए, उसको रफ रीडिंग कर दीजिए उसकी एक बार, ठीक है। उसके बाद एक बार और उसको पढ़िए, उसमें से कुछ चीजें अपने लेवल पर हाईलाइट कर दीजिए। 2 चीजें तो 2 बार तो उसको ऐसे पढ़ लीजिए, तीसरी बार फिर इन चीजों पे आ जाइए आप। स्पेसिफिक तौर पर ऐसे ही नोट्स होता है, जब आप एक बार रफ रीडिंग करेंगे ना बुक की, तब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार हाईलाइट करके रख लीजिए, तीसरी बार टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स बनाइए। ये होता है किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, बेहतर रूप में कंप्लीट करने का तरीका, ठीक है। एक चीज यहां पर देखिए, अब यहां पर कल्चर हो गया कंप्लीट। कल्चर को लेकर मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्री और मेंस में मैंने क्लियर कर दी है चीजें कि आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, ठीक है। मेंस में ज्यादा फोकस किस पे है? मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब इसमें क्या है चीजें देखिए, 18वीं सदी की के मध्य की घटनाएं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 18वीं सदी का मध्य क्या हुआ? ठीक है, 1750। अब मुझे एक बात बताइए, बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है प्लासी के युद्ध पर, 1757 में हुआ वो, क्यों क्यों पूछा वो? मैं क्यों कहता हूं हमेशा टॉपिक स्पेसिफिक पढ़िए, क्योंकि वहां पर प्लासी का युद्ध हुआ और बहुत व्यापक पैमाने पर यह क्लियर हो गया था कि आने वाले समय में मुगल सत्ता को हटाकर देश पर शासन कौन करने वाला है? अंग्रेज, यूरोपीय लोग जो है भारत पर शासन करने वाले। हुआ प्लासी का युद्ध, हम लोग हारे। उसके बाद आप देखेंगे बक्सर के युद्ध 1764 पर, यूपीएससी ने फोकस किया है वहां पर चीजें, क्यों किया? क्योंकि वहां से व्यापक पैमाने पर चेंज आ गया और ये क्लियर हो चुका था कि भारत का भविष्य अब यूरोपीय लोगों के हाथों में है और ब्रिटिश के हाथ में ज्यादा पूरी तरह से चला गया। अब ऐसी चीजें जब लिखी हैं सिलेबस में कि 18वीं शताब्दी के मध्य की घटनाएं, क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं उन पर? कुछ अलग से यूपीएससी हिंट देगी क्या आप लोगों को तैयारी करने के लिए? तो
फोकस एरिया कहां पर होना चाहिए, जो सिलेबस में लिखा है। चीजें यहां पर ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे, एक चीज मुझे यहां पर समझिए। देखिए 1757 के दौर में, अगर 18वीं शताब्दी का मध्य आप देखेंगे, एक बार यूपीएससी ने सवाल भी इस चीज को लेकर पूछा था कि वहां पर विखंडित शासकों का शासन था। भारत विखंडित था कि नहीं उस दौरान? अगर भारत एक होता तो आपको लगता है अंग्रेज भारत पर शासन कर पाते? कैसे विखंडित था, आप ध्यान से समझिए। इस टॉपिक के लिए कोई बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। लेकिन चीजें वही हैं, बस उसी को एक्सप्लेन करना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। कैसे? आप देखिए कि दक्षिण में मराठा मजबूत है, उसके नीचे मसूर में आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान अलग से कार्य कर रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, है ना। बंगाल के शासक अलग दिशा में काम कर रहे हैं, और इधर आप देखेंगे तो अवध के नवाब अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं, और इधर देखेंगे तो सिख जो शासक हैं महाराजा रणजीत सिंह के दौर में, कहीं ना कहीं पर वो अलग सत्ता स्थापित करके बैठे हैं। क्या ये 5 मजबूत शासक या 5 मजबूत रियासतें, इधर देखेंगे तो राजपूत अलग दिशा में जा रहे हैं, ये 5 से 6 मजबूत रियासतें अगर भारत में एक होती तो क्या लगता है कि क्या ब्रिटिश हो, पुर्तगीज हो, कोई भी हो, वो भारत पर शासन कर पाते? नहीं कर पाते ना। ये आपस में एक नहीं हो पाए, आपस में इनका जुड़ाव नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं पर हमारे खुद के लोगों ने कहीं ना कहीं पर गद्दारी की। किस तरह से बंगाल में जब युद्ध होता है, मीर कासिम और ये लोग गद्दारी करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि ये यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा, और बात वही है, 18वीं सदी की घटनाएं, वही चीजें तो उस टाइम पे हो रही थी। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेगी, अब देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर आपको दिखेगा ना, उसको समझिए। अब स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, अब ये चीजें यहां से शुरू होती है ना। धीरे धीरे जैसे अंग्रेज भारत पर स्थापित होते हैं, तो क्या शुरू होता है, विद्रोह शुरू होता है। चीजें हर लेवल पर, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज थी, कोई बाहर के विदेशी शासक आकर हम पर शासन कर रहे थे। ये भारत के इतिहास में इस तरह की घटना थी जो काफी टाइम बाद हुई थी। इससे पहले की चीजों को आप कंपेयर करें, जब शक कुषाण और ये सब लोग आए भारत में, पार्थियन और ये सब, तब भारत को क्या इशू नहीं था, क्योंकि वो लोग भारत में समा गए। ठीक है, मुगल अगर आए भारत से तो भारत के होकर रह गए, बट अंग्रेज ऐसे थे जो भारत के होकर नहीं रह रहे थे, यहां से लूट के ऊपर जा रहे थे। यहां से लूट कर आप यूरोप की तरफ जा रहे थे, और कहीं ना कहीं पर ये चीज भारतीयों को खलने लगी थी, है ना। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं पर विरोध उठना शुरू हो गया था। और हमें विरोध किस चीज का था, कि आप लोग ना जाए यहां से, आप लोग निकलिए यहां से, हमारे देश को आजाद करें। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का संग्राम था, हमें आजादी चाहिए। इस चीज के संग्राम के जो ना विभिन्न रूप बदलते चले गए। आप देखेंगे ना किस तरह से शुरुआती दौर पर जो आदिवासी विद्रोह हो रहे हैं, जो किसान विद्रोह हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम किसके विरुद्ध। उनका तब छोटी डिमांड थी, उनकी डिमांड ये थी कि हमारे जंगलों से बाहर चले जाएं। किसानों का ये था कि हमारे लिए हमारी भू राजस्व को कम कर दें। उस टाइम पे आजादी की मांग नहीं आई थी। लेकिन वही रूप आगे चलकर धीरे धीरे किसमें बदलता चला गया, राष्ट्रवाद में बदलता चला गया, है ना। राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने गलती से ट्रेन ला दी भारत में, उसी ट्रेन ने आने से भारत में कहीं ना कहीं पर अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक एकीकरण बढ़ गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे इसके रूप बदलते चले गए, और इस बदलते रूप ने भारत को आजादी के पैमाने पर पहुंचा के रख दिया, है ना। आजादी के पड़ाव पर भारत को लाए, और इसमें बहुत सारी चीजें हुई आप देखेंगे तो। और स्वतंत्रता संग्राम में 4 बड़े आंदोलन पर फोकस रहता है यूपीएससी का। सबसे पहले देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। आप एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर मैं आपको सिलेबस एज इट इज पढ़ दूं तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, वो तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पूरा तोड़ के देख रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कुछ टॉपिक्स को। ध्यान से समझिए। सबसे पहला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। यूपीएससी बार बार सवाल प्री में, मेंस में, दोनों में पूछता है। ये 4 ही आंदोलन है, इनको फोकस करके अच्छे से निपटा डालिए, इसके नोट्स बना डालिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आप एरियाज देखिए यूपीएससी के। अब इसी स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारी चीजें चेंज हुई। पहली बार स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हमें अपना राज्य चाहिए। अब तक हम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। कांग्रेस, धीरे धीरे कांग्रेस का उभार हो रहा था, नरम दल गरम दल उठ रहे थे। ये किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में स्वतंत्रता को लेकर जो संग्राम है इसकी शुरुआत हुई। दूसरा आंदोलन आप देखेंगे तो क्या दिखता है आपको, असहयोग, और साथ में आप देखेंगे खिलाफत।
ठीक है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन आपको दिखते हैं, दोनों आंदोलन दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्री में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चोरा चोरी कांड को लेकर सवाल पूछा गया है, जब महात्मा गांधी को लेकर सवाल पूछे गए हैं मेंस में, प्री में। ये सब चीजें कहां से पूछी जा रही है, इस आंदोलन को लेकर बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसी आंदोलन के साथ मिलती जुलती घटना है कौन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऐसी चीजें जो बार बार यूपीएससी मेंस में पूछ रहा है, उन्हीं पर फोकस करिए ना, क्यों अलग से ज्यादा जाने की, भटकाव लाने की जरूरत ही क्या है। तीसरा आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। चौथा आप देखेंगे भारत छोड़ो। लास्ट में हम अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सीक्वेंस है कि नहीं। मैंने आपको बोला स्वतंत्रता के लिए चलने वाला संग्राम या संघर्ष अपने रूप को बदल रहा था। अगर सवाल इसी तरह से बना दिया जाए तो क्या इसका आंसर लिखने के लिए कुछ आप अलग अलग से सोच चाहिए आपको, इस आंसर के लिए कुछ अलग चाहिए क्या। मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि किस तरह से एक से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे फॉर्म में चला जा रहा है, और लास्ट में हम कहां पर पहुंच गए, छोड़िए बस खत्म। महात्मा गांधी जैसा इंसान जो अहिंसा के पुजारी थे, वो भी लास्ट में क्या बोल रहे थे, चाहे कुछ भी करो, अब भारत छोड़ो, करो या मरो। भारत ने महात्मा गांधी ने इस चीज में दिया था ना, करो या मरो का नारा। क्यों, क्योंकि उनको आभास हो चुका था कि अब अगर हम चुप रहे तो हमारा भविष्य जो है, भारत का भविष्य हम खुद अपने हाथों से अंग्रेजों को सौंप देंगे। तो वो भी लास्ट में कहीं ना कहीं पर बिल्कुल इस प्रवृत्ति में आ गए थे कि अब तो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सीक्वेंस है, ये चार आंदोलन है। इसी आंदोलन के अंदर आप स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही आप देखेंगे तो व्यक्तित्व मिलेंगे आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी कौन कौन से, जैसे मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये क्या है, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व हैं, इन पर फोकस करना है। ये यूपीएससी का फेवरेट रहता है, कंपेयर करवा देता है किस किस की आइडियोलॉजी मैच कर रही थी है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी में क्या मतभेद थे, गांधी और नेहरू में क्या मतभेद थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी में क्या मतभेद थे, ये सब चीजें पूछता है वो। उसी पे तीन मैं आपको पूरा तोड़ के दे दूंगा ये सिलेबस, आप किस पर ज्यादा फोकस करें आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। उसके चौथी चीज आप देखेंगे धार्मिक आंदोलन आपको जो, ठीक है, और ये धार्मिक आंदोलन, इसको मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, समाज सुधार आंदोलन है ये। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन है, जैसे ब्रह्म समाज है, ठीक है ना, आर्य समाज है, ये क्या है, ये आंदोलन शुरू होने लगे। जैसे सती प्रथा को लेकर विरोध शुरू होने लगा। ये समाज सुधार आंदोलन क्या थे, भारत के समाज में मध्यकालीन भारत और इससे भी पहले प्राचीन भारत के दौर में आप देखेंगे तो भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां आने लगी थी है ना, और ये इस तरह से घर कर गई थी, जिन कुरीतियों को समाप्त होना बहुत जरूरी थी। किसके लिए, भारत के विकास के लिए। किसके लिए जरूरी था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती देने के लिए ये चीज हुई। इस आंदोलन के माध्यम से जैसे मान लीजिए आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इस तरह के लोग क्यों आए, ठीक है, दयानंद सरस्वती क्यों आए, इन लोगों को चाहते थे कि इस तरह की चीजें जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है या विधवा विवाह है, इन सब चीजों को लेकर सुधार हो। भारत का समाज जब तक सुधार नहीं करेगा तब तक अंग्रेजों को और आसानी रहेगी हम पर सत्ता करने की, है ना। तो धीरे धीरे ये स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ही समाज सुधार आंदोलन भी शुरू कर दिए गए। इन पर यूपीएससी का फोकस रहता है कि नहीं रहता, रहता है ना। कितने आंदोलन बार बार, ये जो ब्रह्म समाज और ये सब चीजें पूछी जाती हैं कि नहीं पूछी जाती, उसी पर फोकस करना है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि भारत के आधुनिक भारत में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। इसके अलावा आप देखिए थोड़ा सा, जब स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही हम देखते हैं तो कौन सी चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कुछ प्रस्ताव आए, आप देखेंगे ना कुछ, जैसे मान लीजिए अगस्त प्रस्ताव आया है ना, इसको लेकर क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। ये सब मिशन जो है प्रीलिम्स और मेंस में हर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कौन सी चीज का भाई। और इवन मैं इसके साथ आपको कहूंगा, इसके साथ 6 नंबर पर आप ये भी देखेंगे जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो अधिनियम है ना, वो प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्री और मेंस दोनों में, चाहे वो 1813 का अधिनियम हो, चाहे वो 1858 का अधिनियम हो, 1919 का अधिनियम हो, 1909 का अधिनियम हो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो या चेम्स बोर्ड रिफॉर्म हो, किस तरह का ये आप चीजेंगे, इनका भी एक सीक्वेंस है। धीरे धीरे भारत को कुछ स्वायत्तता दी गई है ना, धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर चीजें इन अधिनियमों के माध्यम से ये प्रयास करने की कोशिश की गई कि थोड़ा सा जो विद्रोह है इसको शांत किया जा सके। जैसे समझने की कोशिश करिए, 1858 में 57 में जो विद्रोह हुआ,
उसमें अंग्रेजों को क्या पता चला, ये पता चला कि कौन कौन से उनके पक्ष में सपोर्ट करेंगे। जो उस समय भारत की जो कहीं ना कहीं पर रियासतों के शासक थे उन्होंने सपोर्ट किया था, उस समय की जो नौकरशाही थी उन्होंने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को, तो उनको पता चल गया था। कुछ समुदाय थे, कुछ ऐसी बटालियंस थी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके पक्ष में कार्य करना शुरू किया, है ना। और ये चीज अंग्रेज समझ गए कि अगर रियासतों के शासक हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें रियासतों को थोड़ी सी स्वायत्तता देनी पड़ेगी, हमें उन पर जबरदस्ती करना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये सुधार किए गए, सैनिक सुधार किए गए, ठीक है, सेना को लेकर कुछ सुधार किए गए, यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई 1858 के कहीं ना कहीं पर अधिनियम आने के बाद। अब ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है इन सब चीजों को फोकस करना है। इसके अलावा यूपीएससी अगर आप देखेंगे, जब हम सुधार आंदोलन ये सब चीजें देख लेते हैं, या फिर आधुनिक भारत के दौर में हम लोग ये अधिनियम देख लेते हैं, इससे ज्यादा यूपीएससी बाहर नहीं जा रहा है। आप समझने की कोशिश करें, इससे ज्यादा वो बाहर नहीं कर रहा। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, इसी में ऐड कर लीजिए, जो यूरोपियों की जो नीतियां थी, ब्रिटिश जो नीतियां थी, जैसे ब्रिटिश की जो नीतियां थी, उन नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के प्रभाव पूछे गए हैं। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजें आप देखेंगे। तो अगर कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 6 से 7 टॉपिक हैं जो यूपीएससी के मेंस में आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इससे बाहर यूपीएससी नहीं जा रहा है। रैंडम चीजें अगर आप देखेंगे वो बात अलग है, अदरवाइज आप देखेंगे तो आपको इन्हीं चीजों में दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके, चाहे वो कल्चर हो और आधुनिक भारत हो, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है ना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीजें देख ली। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं भारतीय समाज को लेकर कुछ चीजें। इवन उससे पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता उत्तर भारत जो है उसको लेकर क्या स्थिति है, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा फोकस कहां करना है। विश्व इतिहास का एक सेगमेंट यूपीएससी ने मेंस में डाला है ना। विश्व इतिहास में एक चीज मुझे बताइए कि आप, एक तो यूपीएससी का सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है ये, ठीक है, विश्व इतिहास, क्योंकि प्री में इसकी रेलिवेंस है नहीं, प्री में सवाल भी नहीं आते, ना सिलेबस में शामिल है ये। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विश्व इतिहास आपको कहां पर मिलता है, कहां पर मिलता है आपको विश्व इतिहास, यूपीएससी के मेंस में एक सवाल पूछा जाता है इसको लेकर, ठीक है, इस चीज को समझना है। एक से दो अभी तक जितने मैक्सिमम पूछे गए हैं, दो, अदरवाइज एक सवाल हर बार विश्व इतिहास को लेकर पूछा जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को जल्दी से देख लो यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कौन से एरिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 18वीं शताब्दी में, है ना, कुछ यहाँ पर विश्व के स्तर पर भी होने लगा था ना, अगर आपको पता हो कि औद्योगिक क्रांति है जो, ये विश्व इतिहास की सबसे बड़ी चीज थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था, फ्रांसीसी क्रांति जो थी, ये भी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, उसी दौर में। और यही इंपॉर्टेंस भी है। अगर सवाल पूछा जा रहा है अमेरिकी क्रांति पर, अगर सवाल पूछा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति पर, सवाल पूछा जा रहा है औद्योगिक क्रांति। उसके अलावा विश्व इतिहास में देखेंगे आप तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो दौर है, इवन वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो दौर है, ठीक है, विश्व इतिहास का अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। क्यों? लगातार पिछले 11 से 12 महीने से इस चीज को लेकर सवाल बन रहे हैं, या एडिटोरियल इस पर लिखे जा रहे हैं कि क्या विश्व जो है अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। क्या धीरे धीरे विश्व में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि विश्व के सभी देश एक बहुत व्यापक पैमाने पर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, डेली पढ़ते होंगे ना आप इस चीज को लेकर। तो ये दोनों वॉर फिर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों हुए, कारण क्या थे, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी जिससे ये युद्ध हुए, इनके प्रभाव क्या पड़े, है ना, यही पूछा जाता है वर्ल्ड विश्व युद्ध को लेकर। चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो 1914 से 1919 के बीच में, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में, इंपॉर्टेंट बन गया ये। उसके अलावा आप विश्व इतिहास में अगर आप देखेंगे ना, तो जो आइडियोलॉजी है, जैसे समाजवाद, जैसे पूंजीवाद, जैसे साम्यवाद, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी रैंडम प्रश्न पूछता है विश्व इतिहास में कुछ चीजों को लेकर। क्या सवाल पूछता है पता है? कि मलाया प्रायद्वीप में, है ना, या फिर आप देखेंगे ये जो दौर नीचे है, इंडोनेशिया का जो सेगमेंट है, या फिर मलेशिया और ये सब क्षेत्र जो देखेंगे, इसमें भी आंदोलन हुए थे। उसमें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या समानताएं थी। दूसरा,
अफ्रीका में अगर विश्व स्वतंत्रता संग्राम हुआ और भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें क्या समानताएं और असमानताएं थी? अब ये रैंडम सवाल है, ये कहीं से आपको नहीं मिलेगा। ये सवाल आपको रेडीमेड तौर पर वहीं पर एग्जामिनेशन में पॉइंट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको कुछ सिमिलरिटीज बतानी पड़ेगी और वो उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। कभी भी किसी देश पर कोई भी एक, चाहे कॉन्टिनेंट हो चाहे कोई देश हो, उस पर अगर कोई बाहरी शक्ति आके शासन करेगी तो क्या होगा? विद्रोह होगा कि नहीं होगा? और विद्रोह हर पैमाने पर होगा, चाहे वो किसान हो चाहे वो श्रमिक हो, कोई भी हो। यही चीजें तो हर जगह हुई। कहीं ना कहीं पर जब जोर जबरदस्ती कहां पर की जाती है, विदेशी लोग जाकर वहां के स्थानीय लोगों पर राज करने की कोशिश करती हैं, तो वहां पे विद्रोह होना बहुत नॉर्मल सी बात है ना? तो अगर आप विश्व इतिहास की चीजों को लेकर थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, अगर आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको दिखेगा कि विश्व इतिहास में चीजें आपको अलग से नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को ही विश्व इतिहास में पढ़नी है, इन पर ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है। इससे ज्यादा विश्व इतिहास में चीजों को आपको फोकस नहीं करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एक और देख लीजिए, स्वतंत्रता उत्तर भारत, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है रियासतों का एकीकरण। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप माइंड के लेवल पे प्रिपेयर कर देंगे। मैं आपको कहता हूं, दिमाग में जो नोट्स प्रिपेयर होते हैं ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। और दिमाग के नोट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं पता है? जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं, जब हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तब हमें, जैसे आपको पता होगा कि विश्व इतिहास में जो चीजें हो रही है ना, भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है और भारत में व्यापक पैमाने पर 200 सालों के संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। और आजादी के बाद क्या हुआ? जब अंग्रेज छोड़ के गए तो भारतीय रियासतें बटी हुई थी, है ना? अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है? भारत आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, भारत एक रहे या विखंडित रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें फर्क पड़ता होता तो आपको लगता है भारत और पाकिस्तान को बांटा जाता? आपको लगता है कि भारत से ही बाद में पाकिस्तान से और इस तरह से बंगाल का क्षेत्र अलग कर दिया जाता? ये चीजें होती क्या बाद में? नहीं होता ना। तो अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है ठीक है, हालांकि वो चाहते थे कि भारत एक रहे, वो अलग चीजें हैं कि वो जिस देश के साथ वो ट्रेड करना चाहे, वो चाहते थे कि एक ही देश हो, एक ही नीतियां वहां पर बनती हों। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान का विखंडन हो, कि पाकिस्तान भारत से निकले, भारत को लेकर भारत को कहीं ना कहीं पर भारत का विभाजन हो। अंग्रेज भी नहीं चाहते थे, बट उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट में उन्होंने मान भी लिया कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी, तो भारत को बांट दिया गया, है ना? अब ऐसी स्थिति में भारत को छोड़ा गया तो लगभग 550 रियासतें थी। अब ऐसी रियासतों में छोड़ दिया गया उनको कि आपकी मर्जी है, आप भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिपेंडेंट रहे। अब ये इतनी बड़ी पावर रियासतों को दे दी गई कि आप इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, तो बड़ी दिक्कत नहीं हो गई भारत के लिए। भारत एक राष्ट्र के तौर पर कैसे उभरता? भारत एक राष्ट्रीय एकता के रूप में हमारा जो दौर रहा है, जो मगध का साम्राज्य रहा है या गुप्त काल का दौर रहा है, उस दौर में, और आप देखेंगे कि जो तुगलक काल है ना, आप उस दिल्ली सल्तनत का दौर देखेंगे या मुगल काल का दौर देखेंगे, औरंगजेब के समय, आपको दिखेगा व्यापक पैमाने पर एकीकरण है। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के पास आता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बर्दाश्त कर देंगे कि हमारा जो क्षेत्र है इस तरह से विखंडित कर दिया जाए, या कोई ऐसी रियासत बीच में है जो स्वतंत्र रहना चाहती है? हमारा देश इतना बड़ा है, भौगोलिक तौर पर उसकी एकीकरण, उसका एकता जरूरी है ना। इसीलिए क्या किया गया? रियासतों का एकीकरण किया गया। सबसे बड़ा रोल इसमें किसने निभाया? सरदार पटेल, है ना? उन्होंने जा जाकर हर रियासतों को, जहां पर वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, जिसको प्यार से मनाने की कोशिश की गई। हैदराबाद जैसी रियासतें प्यार से नहीं मानी तो वहां पर सेना बल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कश्मीर के साथ आप कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किया गया कि हरि सिंह कहीं ना कहीं भारत की तरफ आए। तो ये सब चीजें की गई भारत में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी से सवाल बनता है। रियासतों के एकीकरण को लेकर ही यूपीएससी ज्यादा फोकस्ड रहता है, कैसी चीजें हुई। और आप इसी दौर में देखेंगे, यहीं पर आप ना अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को लेकर पढ़े ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को साथ जोड़कर पढ़े। उस तरह से भारत कौन, नेहरू जो थे वो किस मॉडल से प्रभावित थे? समाजवाद के मॉडल से, है ना? और ये समाजवाद का मॉडल कहाँ था ज्यादातर? रूस में, जो उस समय सोवियत संघ था। उसी से प्रभावित होकर हम लोगों ने क्या शुरू की थी? पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। तो अगर ऐसी स्थिति आप देखेंगे ना, तो इसको मिक्स करके अगर पढ़ेंगे ना, तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री और मेंस में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको लगता होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का पोर्शन यूपीएससी प्री में नहीं है, बट यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछता है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं, लीड बैंक स्कीम जो पूछी थी, वो यूपीएससी का इसी सेगमेंट से था, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को लेकर। तो अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए ना। उसके अलावा क्या है, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो आंदोलन हुए, ठीक है,
जैसे जेपी आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन है, यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछे हैं इसको लेकर, पढ़ना चाहिए आपको नहीं? उसके अलावा पर्यावरणीय कुछ आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है ना, चिपको आंदोलन हुआ, उन पर फोकस करना चाहिए आप लोगों को। और स्वतंत्रता उत्तर भारत के अंदर आप थोड़ा सा राजनीतिक चीजों के ऊपर भी ध्यान दें, जैसे आपातकाल की सिचुएशन क्यों बनी भारत में, कहीं ना कहीं पर आज भी भारत के इतिहास में और भारतीय राजनीतिक कहीं जो विरासत है उस पर एक धब्बा है। क्या भारतीय आपातकाल 1975 के दौर में चीजें ऐसी हो गई थी, कहीं ना कहीं पर देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो वो स्थिति आप इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे, राजनीतिक चीजों को भी लिंक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेन में एरियाज पे फोकस करना है जो युद्ध हुए हैं, है ना, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, ये युद्ध जो हुए हैं, अगर आप इस स्थिति को जोड़कर देखेंगे तो इन युद्धों पर भी यूपीएससी ने सवाल पूछने की कोशिश की है। चीन का युद्ध क्यों क्यों ऐसी स्थितियां बन गई जब ये चीजें हुई, है ना। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेके आप कुछ 4-5 एरियाज पर फोकस करेंगे, जिसमें रियासतों का एकीकरण, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, युद्ध जितने भी हुए इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को कि कौन कौन सी चीजें हैं ये उसमें हुआ है, ठीक है ना। युद्ध जो है, आंदोलन जो है, अर्थव्यवस्था है, रियासतों का एकीकरण, इवन यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व बन जाते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ व्यक्तित्व बढ़ जाते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री, है ना, एक कहीं ना कहीं पर ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही, आप इसको मानिए कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। साधारण पृष्ठभूमि से होकर भारतीय इतने बड़े पद पर पहुंचना और अपनी सिंप्लिसिटी को छोड़ना नहीं, इतना बिल्कुल जैसे सिंपल वो पहले थे वैसे ही प्रधानमंत्री बनने के बाद रहे। उस दौर की चीजें आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्तित्व को हमें देखना पड़ता है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो आज तक की पर्सनैलिटी है, जितने भी 70-75 सालों का हमारा इतिहास हो चुका है आजादी के बाद, कौन कौन से व्यक्तित्व इसमें आए हैं ना। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें देखनी है, जैसे डेयरी आंदोलन लाया गया था उस समय पर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हरित क्रांति का दौर, ये मैं आपको क्यों चीजें बता रहा हूं, क्योंकि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था का जुड़ा टॉपिक है, कृषि का जुड़ा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो यहां से ज्यादा आपको अपना दायरा जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जाना नहीं। अब अर्थव्यवस्था में मैं आपको बोलता हूं ना कि 1990 का क्राइसिस आया, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं पर स्वतंत्रता उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ी घटना थी ना। भारत में ऐसा क्राइसिस आ गया था कि एक हफ्ते 10 दिन से ज्यादा हमारे पास डॉलर नहीं बचे थे कि हम तेल का आयात कर सके। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पर भारत जो है आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा था। किसका सेगमेंट है वो, अर्थव्यवस्था पूछा किस में जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पूछा जाता है ना। तो आप इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तब आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में हिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा कौन से सेगमेंट है जो हमें देखने हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेन पोर्शन जो हमारा है भारतीय समाज को लेकर, है ना। भारतीय समाज को लेकर मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, जल्दी से आप समझ लीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी एरियाज पे आप लोगों को फोकस करना है ना। सिलेबस एनालिसिस का मतलब ही ये है कि आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाए, ठीक है ना। सिलेबस को लेकर बहुत अच्छे से आप लोगों की एक पकड़ जो है मजबूत हो जाए। आप ध्यान से समझिए, भारतीय समाज को लेकर देख लीजिए। समाज, सबसे पहले आपको पता है कि समाज में सशक्तिकरण पर आपको फोकस करना है ना। ध्यान एक चीज को यहां पर समझ के चलिए कि भारतीय समाज में जो कुछ चीजें है ना, जैसे धर्मनिरपेक्षता, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का और सिलेबस में भी दिया हुआ है, पढ़ना है इसको ना। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को लेकर चीजें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, यही सवाल बार बार पूछा गया है। भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उसका पश्चिम के साथ तुलना की गई है कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। भारत का राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, ये पश्चिम में कैसे डिफरेंट और भारत में कैसे डिफरेंस है, कई बार रिपीटेड सवाल है। और धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो आपको इन एरियाज पे, दूसरा टॉपिक इसी में आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता के साथ आप देखेंगे क्षेत्रवाद। हम लोगों ने यूपीएससी मेंस जब देखा, इस बार फिर क्षेत्रवाद पर सवाल पूछा गया। क्षेत्रवाद पे रीजनलिज्म जो है ना, चीजें कहीं ना कहीं पर रीजनलिज्म को लेकर सवाल बार बार यूपीएससी ने पूछा है। ऐसी स्थिति में आपको इसको फोकस करना चाहिए। और अभी देखिए, मैंने मेंस के टाइम पे भी बताया था कि अभी क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो रहा है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं पर मुख्य जो पार्टियां थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो थी कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का जो है वो गिराव अभी भी जारी है। तो देखेंगे आम आदमी पार्टी का उभार हो रहा है, उधर आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस का उभार हो रहा है, दक्षिण भारत की कुछ स्थानीय पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनका उभार हो रहा है। ऐसी स्थिति में ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ऐसी स्थिति में जब कोई क्षेत्रीय पार्टी उठेगी तो वो अपने लोभ के लिए, अपने उनका लोभ क्या है, उनको कुर्सी चाहिए, कहां पर, स्थानीय राजनीति में उनको बदलाव चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, उसके लिए वो क्षेत्रीय मुद्दे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे।
और भारत को दिक्कत नहीं है, भारत को दिक्कत नहीं है किसी चीज को लेकर, ना ही यूपीएससी को दिक्कत है कि आप क्षेत्रीय मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। दिक्कत इस चीज से है जब क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो जाती है, दिक्कत इस चीज से है। भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेदर देन आप किसी एक क्षेत्र को लेकर जोड़ रहे हैं। ना ही तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई पंजाब इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई बंगाल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, भारत का कॉन्सेप्ट है ना। तो इंडिया एज ए होल को हमें देख के चलना है, राष्ट्रीय, तब राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए ना। नदी जोड़ो, आप सोचिए नदियों का जो विवाद है वो आपस में ये स्टेट लड़ते रहते हैं, तमिलनाडु केरल आपस में बहुत सारी नदियों का लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में वो हर स्टेट क्या बोलता है कि ये नदी हमारी है, ये नदी हमारी है, इसका जल हमारा है। अगर हमारे की बात थी तो भारत की नदियों का कॉन्सेप्ट कहां गया। अगर ये तमिलनाडु की नदी है, अगर ये बंगाल की नदी है, अगर ये उड़ीसा की नदी है, भारत की नदियां थी ये, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो क्षेत्रवाद बढ़ रहा है इसको लेकर यूपीएससी चिंता में है, ये चीज अच्छी नहीं है भारत के लिए। तो क्षेत्रवाद पर बार बार सवाल पूछे गए। उसके अलावा आप देख लीजिए वैश्वीकरण जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, सिलेबस में भी दे रखा है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अब दे तो रखा होगा, मान लीजिए एक आध प्रभाव पूछा हो, लेकिन हमें सब पढ़ने हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर इस पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण का कोई प्रभाव पड़ा क्या। अभी जब आपको पता होगा, जब ट्रंप सत्ता में थे तब डी ग्लोबलाइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि किस तरह से सभी ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे ना, बॉर्डर मतलब ट्रेड वॉर चल रहा था, अपने अपने देश पर ज्यादा फोकस, ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण कमजोर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे विश्व के देश आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आत्मनिर्भरता का मतलब ही क्या होता है कि वैश्वीकरण से पीछे हटना, तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये सेगमेंट के लिए। बार बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर इन्हीं क्वेश्चन से टॉपिक रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों ये सिलेबस में दे रखे हैं और इन चीजों में ये व्यापक कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है वैश्विक पैमाने पर। आप अपनी समझ को थोड़ा व्यापक बनाएंगे तब दिख जाएंगी आपको ये चीजें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने सशक्तिकरण की बात की, तो महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन चीज को लेकर, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे आप, ठीक है। महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछे हैं ना, तो इस चीज को लेकर आप लोगों को समझना है कि महिलाएं जो हैं इनसे जुड़े जितने मुद्दे हैं, और इन्हीं महिला सशक्तिकरण में आप करंट अफेयर ऐड करेंगे ना, जो मैंने आपको बताया, वो जितने भी अमेंडमेंट आते हैं दहेज प्रथा को लेकर या बाल विवाह को लेकर, सरोगेसी एक्ट को लेकर, वो यहाँ पर जुड़ते हैं। उनको यहाँ पर जोड़ के बताना है आप लोगों को, और उनमें से सवाल ऐड भी कर देता है यूपीएससी की, अच्छा सरोगेसी एक्ट से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मजबूत होंगी क्या, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा क्या। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप देखेंगे कि अगर एक्ट ये पूछ ले कि आरक्षण विधेयक महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण की बात करता है, क्या कुछ सशक्तिकरण होगा क्या। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बन गई कि नहीं। यहीं पर आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, दो कॉन्सेप्ट आप और देखेंगे, एक शहरीकरण और एक आप देखेंगे जनसंख्या का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कुल मिला के 6 टॉपिक हैं जिससे बाहर नहीं है यूपीएससी का मेंस। उठा के देख लीजिए पेपर, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और समाज को पढ़ने की कोशिश करिए। आपको धर्म का कॉन्सेप्ट दिखेगा, धर्मनिरपेक्षता का दिखेगा, क्षेत्रवाद दिखेगा, वैश्वीकरण दिखेगा, महिला सशक्तिकरण दिखेगा, शहरीकरण दिखेगा और जनसंख्या दिखेगा। अर्बनाइजेशन भारतीय समाज की, आप एक सोचिए, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में समझ के देखिए ना। मेट्रो सिटीज बढ़ रही हैं, अच्छी बात है ना, बट उससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी तो बढ़ रही हैं। जब समाज में कहीं ना कहीं पर शहरीकरण फैलता है तो गांव का जो क्षेत्र है वो व्यापक पैमाने पर संकुचित होगा, तभी तो शहरीकरण एक्सपेंड होगा ना। और शहरीकरण अगर एक्सपेंड होता है, ठीक है, भारत के विकास के लिए तो अच्छी बात है, पर कृषि क्षेत्र के लिए तो नुकसान है ना। भारत के पर्यावरण के लिए तो नुकसान है, जब वैश्विक पर्यावरण हो भारतीय पर्यावरण हो, नुकसान तो है ना उसके लिए। क्योंकि शहरीकरण जब बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता है, हीट जो है कहीं ना कहीं पर शहरों में ज्यादा ऑब्जर्व होती है। तो उससे क्या होता है, जो गर्मी का कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कि हीट वेव्स वगैरह हैं ये शहरों में ज्यादा क्यों आती है। अर्बन हीट का कॉन्सेप्ट जो है, जो हीट आइलैंड जिसको बोल दिया जाता है, वो शहरों को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर ये चुनौतियां निकल कर आती है ना। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जल प्रदूषित होने लगता है, वहां पर वायु प्रदूषित होने लगती है, वहां पर भूमि प्रदूषित होने लगती है, मिट्टी में प्रदूषण होने लगता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखेंगे वहां की ज्योग्राफी प्रभावित होने लगती है, क्लाइमेट वहां पर वो लोग प्रभावित करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरीकरण यूपीएससी के लिए चुनौती रहेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो इसी में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप जोड़कर ऐड कर देंगे, तो आपको दिखेगा क्या स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बेहतर है कि नहीं। यूपीएससी पूछेगा, सवाल पूछ चुका है। तो अगर आप इन चीजों को मिला के देखेंगे तो आपको भारतीय समाज में ये 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे जिन पर यूपीएससी ने ज्यादा फोकस किया हुआ है, और इससे आपको बाहर नहीं जाना है। तैयारी इस डायरेक्शन में आप लोग लेके चलेंगे। उसके अलावा हमारा लास्ट एक कॉन्सेप्ट जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, भूगोल का बचता है। ठीक है, भूगोल में यूपीएससी किस दायरे में है उस पर फोकस करेंगे हम लोग। वैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में तो बता दिया कि भूगोल में प्री में कहाँ फोकस है और मेंस में कहाँ फोकस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, है ना। जल्दी से देखिए, ज्योग्राफी को देख लेते हैं। सबसे पहले मेंस में यूपीएससी का फोकस क्या है, जैसे भौतिक भूगोल लिख लीजिए, लेकिन कम फोकस करना है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जितने सिद्धांत है ना, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसको, ये थ्योरी एक दिन में नहीं बनी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया, उससे बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, है ना। हैरी हेस का जो कॉन्सेप्ट आया महासागरीय संवहन धाराओं का, वो कॉन्सेप्ट आया ना। तो ये भौतिक भूगोल में आपको फोकस यहीं से, शुरुआत ही यहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग चट्टाने देख लीजिए, उसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लीजिए, इन पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। क्लाइमेट देख लीजिए आप लोग, वायुमंडल की संरचना देख लीजिए, ये चीजें आपको भौतिक भूगोल में दिखेगी, इससे बाहर नहीं है। और यहाँ पर कम फोकस करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में ज्यादा क्वेश्चन इस पर रहते हैं, पर प्री मेंस में कम है। दूसरा पोर्शन आप इसमें देखेंगे भौतिक भूगोल में, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है उद्योग। ठीक है, उद्योग यूपीएससी का फेवरेट, जितने भी उद्योग है, चाहे वो तेल का उद्योग हो, रिफाइनरीज हो, यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है रिफाइनरी को लेकर, है ना। किस तरह से रिफाइनरों की संख्या बढ़ रही है और कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और उद्योगों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और कॉमन सवाल पता है क्या पूछा जाता है, कौन से कारक हैं जो इस उद्योग को प्रभावित करेंगे। कपास उद्योग, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इस पर यूपीएससी फोकस करता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए ना, श्रम पूंजी ये सब कारक ही तो हैं, बाजार ये सब कारक नहीं है क्या। इन सब सनराइज उद्योग, कौन कौन से उद्योग है जिनको सनराइज उद्योग बोला जा रहा है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, एक सनराइज उद्योग है, उभरता उद्योग है, तो यूपीएससी का फेवरेट बन जाता है वो। यहां से आप तीसरी चीज इसमें देखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है इसमें, ज्यादा फोकस, भूकंप, सुनामी। ठीक है, आप देखेंगे ज्वालामुखी, बाढ़, ठीक है, भूस्खलन, जो इस बार 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 यूपीएससी ने पिछले 3 साल से लगातार लैंडस्लाइड पर फोकस किया है। भूस्खलन ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं, और सिलेबस में दे भी रखी, इन्हीं पर फोकस नहीं करना चाहिए क्या। इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, इन पर नोट्स बनाइए। क्यों भूगोल में ऐसी चीजों पर चले जाइए जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते रहेंगे, शायद ना पूछे यूपीएससी मेंस में, फर्क नहीं पड़ता उसको फिजिकल ज्योग्राफी पे। वो सिलेबस को लेकर ध्यान में चीजें बनाते हैं, और सिलेबस में भौतिक भूगोल लिखा है, लेकिन फोकस बाकी चीजों, प्रीवियस ईयर अगर हम देखते हैं तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस है, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस है यूपीएससी ने, उद्योग पर और प्राकृतिक आपदाओं पर, वैश्विक भौतिक भूगोल पर। और आप इसी उद्योग में आप देखेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, ये वैश्विक और जो भारत के स्तर पर, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, जैसे गैस है मान लो जो, ठीक है, कहां पर पाई जा रही है, ये चीजें जो हैं, जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, कहां पर केंद्रित है, लौह उद्योग कहां पर पाया जाता है, लौह जो कहीं ना कहीं पर संसाधन है, कोयला संसाधन है, यूपीएससी के फेवरेट है, इन पर पूछता है सवाल। ठीक है, तो आप देखेंगे उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को इक्वल कर कर पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे प्राकृतिक आपदाओं पर। प्राकृतिक आपदा ही यूपीएससी भूगोल के, और एक सेगमेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैपिंग। प्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैपिंग का, है ना। मेंस में मैपिंग क्यों लिखा है मैंने, मेंस में मैपिंग लिखने का कारण क्या है, मेंस में मैपिंग लिखने का कारण ये है, ये जो चीजें है ना, जब भूकंप पूछे तो आप उस, जब भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र पर बताएंगे ना कि कितने 6 क्षेत्र हैं, जैसे जिसमें डिवाइड किया गया है, उनको मैप में दिखाएंगे। अगर आप ये दिखाएंगे वैश्विक स्तर पर, या भारत में दिखाएंगे बाढ़ का कोण, बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितना है भारत में, तो कौन सा क्षेत्र है भारत का, छोटा सा मैप बना के उसमें दिखाएंगे ये वाला एरिया ज्यादा वो है। जलवायु को लेकर अगर सवाल बनता है तो आप दिखाएंगे कि इस तरह से मैप बनता है। ठीक है, तो मैप यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उद्योग जब है तो आप दिखाएंगे भारत के नक्शा बनाकर कि यहाँ पर ये उद्योग केंद्रित है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे आप, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोगों को आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये 4 टॉपिक हैं भूगोल में, इससे बाहर यूपीएससी गया है क्या,
आप बताइएगा, तो मैं अगर गया हो तो मैं आप भी देखूँगा, आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगा, तो आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे सिलेबस को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मुझे लगता है मैंने इस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज़ें रिकॉल रहें, बट फिर भी ह्यूमन एरर हो सकती है, चीज़ें कुछ हो सकता है मुझे भूल गई हों। आप रिकॉल करवा दीजिएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसी तरह से हम 4 पेपर को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, है ना? अगर आप लोगों को ये तरीका बेहतर लगा, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे बताइएगा, हम इसी तरह से बाकी 3 वीडियोज़ भी कर लेंगे, जिससे आप लोगों को तैयारी में कहीं न कहीं पर बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प मिल जाए, है ना? ठीक है? तो यूपीएससी का सिलेबस का पेपर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग देख लेंगे, ताकि आप लोगों का सिलेबस को लेकर इश्यू क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाइए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।